हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में। तो वही लास्ट वीडियो में हमने देखा था लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो वही आज हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स है, उसे आज हम देखेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है और साथ में वीडियो को शेयर भी आपने करना है। यही आपकी गुरु दक्षिणा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहली पावर्स दोस्तों, एग्जीक्यूटिव पावर्स में सबसे पहली पावर्स दे रखी है हमें आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 में क्या क्या है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स शैल वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट व्हिच ही यूजेस ऑन हिज ओन और ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी एग्जीक्यूटिव की पावर्स होती है ना, वो सारी के सारी राष्ट्रपति में निहित होती है और उनका वो पालन या स्वयं करता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर करता है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, अगर मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करूँ, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में एक आ जाता है हमारे पास प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एक होते हैं हमारे इसमें प्राइम मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वही एक होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो दोस्तों ये जो है ना, ये है हमारी मान लो यूनियन की एग्जीक्यूटिव, है ना। यूनियन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव का जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज में या आम आदमी के लिए एग्जीक्यूटिव का मतलब सिर्फ क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलावा यूनियन एग्जीक्यूटिव में और भी मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से? एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो कहना क्या चाह रहे हैं कि इनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है, इनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो किसके नाम से लिया जाता है? प्रेसिडेंट के नाम से लिया जाता है। जो भी डिसीजन लिया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही लिया जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं इस सारी एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स है वो किसमें किसमें निहित है? इस प्रेसिडेंट में निहित है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पावर्स है हमारी, वो दे रखी है आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 हमें बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। समझो, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। यह आर्टिकल 75 में हमें कहा हुआ है। तो वही प्रेसिडेंट करेंगे पहले अपॉइंट किसे? प्राइम मिनिस्टर को। ओके, फिर प्राइम मिनिस्टर की टीम में कौन कौन मेंबर्स होने चाहिए? प्राइम मिनिस्टर की टीम मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन मेंबर होने चाहिए, है ना, ये कौन डिसाइड करेगा? प्राइम मिनिस्टर। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे किसे? प्रेसिडेंट को, है ना। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यही आर्टिकल 75 कहना चाह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 75। ओके, नेक्स्ट जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो दे रखी है आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में। आर्टिकल 75 क्लॉज 2 क्या कहता है कि राष्ट्रपति ही मंत्रियों के बीच में विभागों और मंत्रालयों का वितरण करते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री किस मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री किसे दी जाएगी, है ना, कौन सा डिपार्टमेंट किसे दी जाएगा, यह भी कौन कौन बांटता है? प्रेसिडेंट। लेकिन किसकी एडवाइस से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही। यह आपने याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 75 क्लॉज 2, प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज among the ministers on the advice of काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होगा, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
ये आप ऐसा बोल सकते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो एग्जीक्यूटिव पावर है हमारी वो है आर्टिकल 78 क्लॉज बी में। आर्टिकल 78 क्लॉज बी क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मांग सकते हैं। आर्टिकल 78 क्लॉज बी जो है वो ध्यान रखे, जो आर्टिकल 78 क्लॉज बी है एग्जीक्यूटिव पावर में, यह दोस्तों ध्यान रखना है कि यह जो पावर है यह राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर है। हमने पहले भी बात की हुई है, डिस्क्रिशनरी पावर है। ओके, इंपॉर्टेंट है, दिल बना दिया आपके लिए। डिस्क्रिशनरी पावर है और आर्टिकल 78 क्लॉज भी कहता है कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू आस्क एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री, वैसे तो आर्टिकल वही, अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 78 क्लॉज ए में कहा हुआ है कि यह प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वे पार्लियामेंट में क्या क्या गतिविधियां हो रही है उनके बारे में राष्ट्रपति को अवगत करवाए, राष्ट्रपति को उन गतिविधियों के बारे में जानकारी दे। लेकिन अगर क्या हो, प्रधानमंत्री नहीं बताए, नहीं जानकारी दे प्रेसिडेंट को, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर रहती है। ओके, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 78 क्लॉज बी। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों आर्टिकल 78 क्लॉज बी। अभी तक हमने क्या क्या देखे, कौन कौन सी, एक बार रिवाइज कर लो, कौन कौन सी हमने देखी एग्जीक्यूटिव पावर। अभी तक हमने देखी एक तो 53, फिर 75, 75 क्लॉज 2, एक देखी आर्टिकल 78 क्लॉज बी। ओके, वही नेक्स्ट अगर मैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करूं तो जो प्रधानमंत्री एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने के लिए, वो ऑफिशियल्स कौन कौन है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यह प्रेसिडेंट की कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट इन ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं। और ये ऑफिशियल्स कौन कौन है, जैसे कि इन ऑफिशियल्स में मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले अगर देखूं जो गवर्नर्स होते हैं, है ना, जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट्स में, उनकी अपॉइंटमेंट भी किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि वो नुमाइंदे हम बोल सकते हैं उन्हें, किनका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले तो गवर्नर्स, है ना, सबसे पहले जो गवर्नर्स है, गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। साथ ही जो यूपीएससी जिसकी हम प्रिपरेशन करते हैं, है ना, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके जो चेयरमैन है वे और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही, यानी ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चेयरमैन एंड, है ना, क्या, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। ओके, वही नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पद है वो कौन सा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया, इनकी अपॉइंटमेंट भी किनके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। वही जो हमने बात करी कि एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वही कैग, वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी अपॉइंटमेंट भी की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा ही। ओके, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। वही सोलिसिटर जनरल्स, है ना, सोलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया, इनकी अपॉइंटमेंट भी की जाती है प्रधानमंत्री की एडवाइस पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि गवर्नर्स जो होते हैं स्टेट में, उनको उनका अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वही यूटीज में यह पद किस में हो जाता है, रिप्लेस लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, है ना, और एडमिनिस्ट्रेटर। जो एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है।
उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया दिल्ली में, और एडमिनिस्ट्रेटर हो गया अदर टेरिटरीज में। ओके, तो वही ये बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। जो नेशनल कमीशन फॉर SC ST एंड OBC, इनकी अपॉइंटमेंट भी, इनके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनको आपने नोट कर लेना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वही नेक्स्ट अगर मैं पावर देखूं, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इंटरस्टेट काउंसिल टू प्रमोट इंटरस्टेट और सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन और स्टेट के बीच में रिलेशन को प्रमोट करने के लिए भी इंटरस्टेट काउंसिल्स की स्थापना कौन करते हैं? इंटरस्टेट काउंसिल्स को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट हैज द पावर, राष्ट्रपति को अगर कोई एरिया है, ओके, किसी एरिया को अगर शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है या किसी एरिया को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करना है, तो एरियाज को शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करने की पावर हमारे पास किसके पास रहती है? राष्ट्रपति जी के पास। तो वही उसके साथ ही वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी कौन संभालते हैं? प्रेसिडेंट ही, बट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल एरिया एंड हैज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। जो उन एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज का, वो भी संभाला जाता है ना, उसको भी चलाया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसे? प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, अगर मैं बात करूं शेड्यूल एरियाज की, है ना, शेड्यूल एरियाज की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 में, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 में, है ना, जो शेड्यूल एरियाज है उनको मेंशन किया जाता है। और 10 स्टेट्स ऐसी है, 10 स्टेट्स ऐसी है, 10 स्टेट्स ऐसी है जिनके एरियाज को शेड्यूल 5 के एरियाज में मेंशन किया हुआ है, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है। ओके, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, HP हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। ओके, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और कौन कौन से रह गए? HP, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड है एक, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ओके, झारखंड, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ये 10 स्टेट्स हैं जिनके एरिया शेड्यूल 5 एरियाज में मेंशन कर रखे हैं। आपको फंसा सकते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन में और उत्तराखंड से रिलेटेड। तो ये ध्यान देना है कि इनके जो एरियाज है वो शेड्यूल 5 एरियाज में मेंशन नहीं किए हुए हैं। ओके, तो एक पावर और है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की एक पावर और है कि वो है आर्टिकल 340 में, आर्टिकल 340 में, आर्टिकल 340 में क्या कहता है? आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 कहते हैं कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द कमीशन
can appoint the commissioner to investigate the conditions of SC, ST and backward classes. ओके, तो राष्ट्रपति SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो नेशनल कमीशन फॉर SC एंड STs की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इस कमीशन को बनाया गया था 1978 में, 1978 में। कब? 1978 में। ओके, 1978 में फर्स्ट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। लेकिन बाद में यह इकट्ठा था SC और ST के लिए, बाद में इन्हें बाइफरकेट किया गया है। एक बना दिया गया है हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो दूसरा बना दिया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ये बना दिए हैं अब। ओके, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यह है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको अपने ध्यान में रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का जिक्र होना चाहिए। तो वही अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 338 डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ओके, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 338 के अंतर्गत, है ना। आर्टिकल 338 में इसका जिक्र है। ओके, वही अगर मैं बात करूं तो किस मिनिस्टर के अंतर्गत है? अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं नेशनल कमीशन फॉर SC। ओके, आर्टिकल 338 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जिक्र है नेशनल कमीशन फॉर SC का। वही अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी कब? 2004 में। कब की गई थी? 2004 में। पहले यह स्टैट्यूटरी बॉडी थी, 2004 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दिया गया है। अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं तो अमेंडमेंट 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है। यह अमेंडमेंट लाया गया था 2003 में। यह अमेंडमेंट लाया गया था 2003 में। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आपने ध्यान रखना है। आर्टिकल 338 डील्स विद द नेशनल कमीशन फॉर SCs। वही अगर मैं नेशनल कमीशन फॉर ST के अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यह भी क्या है? यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो आर्टिकल तो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा आर्टिकल डील करता है नेशनल कमीशन फॉर ST के लिए? तो वो है आर्टिकल 338A। आर्टिकल 338A, आर्टिकल 338A। ओके, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर मैं बात करूं किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, अगर मैं बात करूं किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है तो सेम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
सेम मिनिस्ट्री है, ओके, सेम मिनिस्ट्री है जैसे उधर है। तो इसकी स्थापना भी कब की गई है? इसकी स्थापना भी दोस्तों 2004 में की गई है, 2004 में। यह भी आपने ध्यान में रखना है, 2004 में। सेम 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, जिसे कि लागू किया गया था 2004 में, ओके, 2004 में लागू किया गया था। वही वही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की अगर मैं बात करूं, किसकी? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की अगर मैं बात करूं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह भी बॉडी कैसी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ओके, यह भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कौन सा आर्टिकल डील करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से? तो आर्टिकल 338 बी, आर्टिकल 338 बी, आर्टिकल 338 बी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले यह स्टैट्यूटरी बॉडी थी दोस्तों, पहले यह स्टैट्यूटरी बॉडी थी, फिर बाद में इसे कब, है ना, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था? 2018। कब लाया गया था दोस्तों? 2018, ओके। तब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दिया गया है इस अमेंडमेंट से। रिसेंट अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ओके। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेम वही किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? वही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ओके, इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह भी आता है। तो दोस्तों ये था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो जैसे हमने कहा कि जैसे हमने इसमें बात की कि यह आर्टिकल 338 में है, यह आर्टिकल 338 में है, 338 ए और आर्टिकल 338, है ना। और फिर दूसरा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 338 बी, यह आर्टिकल आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ओके। तो इसके बाद हमने यह पावर देखी, किसी एरिया को शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया घोषित कर सकते हैं। हमने देखा कि शेड्यूल 5 में जो एरियाज मेंशन है वो शेड्यूल एरियाज हैं, और 10 स्टेट ऐसी हैं जिनके एरियाज को शेड्यूल 5 में मेंशन किया हुआ है। और कौन सी है? पहले नंबर की हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड झारखंड, महाराष्ट्र एंड झारखंड, ओके। इसके बाद देखिए आप एक क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, अभी हमने पढ़ के आए। द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल सही। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही। जजेस ऑफ हाई कोर्ट, बिल्कुल सही। यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा, ओके। तो दोस्तों
ये था हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स है प्रेसिडेंट की। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, थैंक यू।